जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BESC 133 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन विद आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, आज का क्वेश्चन में कहा जाता है अधिगम वातावरण। देखिए, अधिगम वातावरण क्या होता है, आपका सब्जेक्ट से संबंधित है और इसकी संकल्पना की परिचर्चा कीजिए और इसके साथ साथ आपका विविध प्रकार के अधिगम वातावरण को सावधान स्पष्ट कीजिए। यानी जिससे अधिगम वातावरण की संकल्पना क्या है, इसके बारे में पहले चर्चा करनी है और इस अधिगम वातावरण के जो भी प्रकार होंगे उसके भी हम लोग चर्चा करेंगे। विविध प्रकार के मतलब 4 प्रकार के होते हैं, इसको भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, आपका ये सब्जेक्ट जो है आपका शिक्षा से संबंधित है, मतलब लर्निंग से संबंधित इस नई नई तकनीकों को, नई कुछ सीखने के लिए आपको ये सब्जेक्ट सिखाती है। बहुत कुछ नई नई चीज़ें को सिखाती है जो अपने जीवन यापन में करते हैं, किस तरह से आपकी शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं और उसमें कि सरकार की क्या योगदान वगैरह, ये सब चीज़ें के बारे में इसमें दिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग अधिगम वातावरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, कहा जाता है कि सीखने के वातावरण को ऐसी परिदृश्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ शिक्षण सीखने की प्रक्रिया विकसित करना संभव होता है। देखिए, मैंने अभी क्या बताया आपको, इस सब्जेक्ट जो है ना आपका शिक्षा से संबंधित है, नई नई तकनीकों को सीखने और लर्निंग से संबंधित है। मतलब यही कहा जाता है आपको, जो नए नए सीखने की वातावरण जो होती है वो क्या इस तरह से परिभाषित किया जाता है, इस तरह से हम लोग को दर्शाया जाता है जो नई नई तकनीकों को हम लोग को जानते हैं। जैसे कि जहाँ शिक्षण की व्यवस्था हो जाएगी, शिक्षा के बारे में हम लोग सीखने की प्रक्रिया को जो है हम लोग, ये अधिगम वातावरण के अंतर्गत हम लोग को इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसे नई नई तकनीकों के माध्यम से हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। आप सभी यूट्यूब के माध्यम से मेरी क्लासेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की अधिगम वातावरण के अंतर्गत आएगा। ये भी एक अधिगम वातावरण को जो परिभाषित किया जाता है। ठीक है, वे 2 मुख्य उद्देश्यों के साथ बनाए गए हैं। सबसे पहला कहा जाता है संगठित सीखने की स्थितियों को बढ़ावा देना और दूसरे छात्रों के लिए अपने शिक्षक के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाना। मतलब ये जो उसका 2 मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है, पहला तो एक तो संगठित सीखने की भी स्थितियों को बढ़ावा देना, यानी कि संगठित करके लोगों को सीखने के लिए एकजुटता करने की स्थिति को, जो है की सिचुएशन को बढ़ाना। और दूसरा क्या होता है, जैसे हम और आप में के जो संबंध हैं, जैसे आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं आपके सर शिक्षक हूँ, तो कि हम दोनों के बीच किस तरह से संबंध होंगे, इसको स्थापित करने के लिए जो एक वातावरण होनी चाहिए, उसके लिए ये अधिगम वातावरण जो है ना आपका काफ़ी सहायता करेगी। सीखने का वातावरण विविध भौतिक स्थानों, संदर्भों और संस्कृतियों को संदर्भित करता है। यानी सीखने का वातावरण जो ना, माहौल जो होती है वो भौतिक स्थान हो गया, संदर्भ हो गया, वहाँ की कल्चर हो गया। जैसे कि कोई भी स्थान पे हो सकती है, जैसे आप मान के चलो ऑफलाइन क्लासेस अगर करवाते हैं तो कोई कोचिंग संस्थान होती है, तो आप सभी वहाँ पे आएंगे, मैं क्लासेस करवाऊँगा, तो वहाँ की जो है मतलब कि ये संदर्भित करता है वो कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में, जहाँ स्थान हो या वहाँ की कल्चर कैसी हो, संस्कृतियाँ कैसी होती है, उसको संदर्भित करता है, उसको संबोधित करता है। ठीक है, और जिसमें 7 छात्र सीखते हैं, जिसमें आप लोग सीखते हैं। और चूंकि छात्र विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में सीख सकते हैं, जैसे कि स्कूल के बाहर के स्थान और बाहरी वातावरण, इस शब्द का उपयोग अक्सर कक्षा के लिए अधिक सटीक या पसंदीदा विकल्प के रूप में किया जाता है ना। जैसे भी मैंने बताया था, आपका ऑफलाइन क्लासेस में क्या होगा, आपको एक क्लास के अंतर्गत आपको मैंने क्लास बनाया, उसमें आप लोग सभी आएंगे, उसमें नई प्रकार की सीखने की व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। या आप हो सकता है क्लास के रूम के बाहर जो है, कक्षा के बाहर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सब चीज़ें इसमें दर्शाया गया है, जिसमें अधिक सीमित और पारंपरिक अर्थ होते हैं कि पंक्तियों वाला एक कमरा, उदाहरण के लिए डेस्क और एक चेक बोर्ड। मतलब आप क्या होता है, क्लासरूम में चेक बोर्ड होता है, बेंच होता है, बोर्ड होता है, डेस्क होता है, यानी ये सब चीज़ें होती नहीं। ये क्या होता है, पंक्ति वाइज, मतलब कि एक लाइन से आपका लगाया जाता है, यहाँ वहाँ नहीं होता। ये कहीं ना कहीं आपको सीखने की व्यवस्थाएं हैं। ओके, उसी प्रकार आगे कहा जाता है, ये सब तो आपका हो गया कि अधिगम वातावरण के बारे में। अब हम लोग जानेंगे इसके सीखने के वातावरण 4 प्रकार के होते हैं। जैसे भी मैं बताया था, इसके प्रकार जो है ना 4 प्रकार के हैं, जैसे कि भौतिक, आभासी, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं। अब हम लोग चारों को एक एक करके जानेंगे। ओके, सबसे पहला कहा जाता है शारीरिक सीखने वाला वातावरण। जो शारीरिक सीखने का वातावरण जो होता है उसको हम लोग कैसे देखेंगे, उसको देखिए। कहा जाता है कि यह क्लासिकल कक्षा है, ये क्लासिकल कक्षा है। भौतिक वातावरण जो छात्रों को घेरता है, यह आमतौर पर निर्धारित घंटों के एक निश्चित स्थान होता है।
मतलब एक क्लासिकल रूम है, रूम के अंतर्गत जितने भी भौतिक जैसे भी वातावरण होगी, छात्रों की हल्ला करेगा, शांति से सीखने की व्यवस्था कराई जाएगी, ये सब वातावरण हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो आमतौर पर ये निर्धारित घंटों के अंतर्गत होता है, मतलब होता है ना कि क्लासेज जो कराएंगे वो घंटों के अंतर्गत, इतने घंटे क्लास चलेगी, इतने मिनट चलेगी, ये सब चीज़ निश्चित स्थान होती है। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है ये एक ऐसा स्थान है जो छात्रों और शिक्षकों के बीच बातचीत की अनुमति देता है। यह शारीरिक सीखने की व्यवस्थाएं, जो ऐसी चीज़ें होती है जो शिक्षक और छात्रों के बीच जो भी संबंध होती है, जो भी बातचीत होती है, उसकी अनुमति देता है। ऐसा होता है कि कभी कभी आप देखोगे कि मैं हर एक सेशन में ये बोलता हूँ, अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये भी एक प्रकार की अनुमति होती है। इसी में मैं कमेंट बॉक्स को ऑफ कर दूँ तो ये अनुमति नहीं होती है ना। तो उसी प्रकार ऑफलाइन में ही, हम लोग तो अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन की एग्जांपल लेता हूँ मैं, ऑफलाइन में भी वही होता है कि आपको कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो, ये सभी अनुमति इसके अंतर्गत मिलती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ रहे हैं। और आगे कहा जाता है इसे कक्षा के संदर्भ के रूप में भी जाना जाता है। कक्षा में शिक्षक केंद्र के संस्थान शामिल है, उन्हें सीखने की अनुकूलित करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये शारीरिक सीखने के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट में कहा जाता है आभासी सीखने का वातावरण। आभासी क्या होता है, आभासी को हम लोग अब देखिए क्या कहता है, उसको समझिए। ठीक है, इसमें कहा जाता है ये तेज़ी से व्यापक होते जा रहे हैं, ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जो है ये बढ़ते जा रहा है, इसकी जो है ना धीमी नहीं हो रहा, ये काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो रहा, बड़ा होते जाता है। ठीक है, वास्तव में कहा जाता है कि आभासी सीखने का वातावरण डिजिटल वातावरण से है, यानी कि डिजिटल बोले तो स्मार्ट युग से, जिस तरह से आप मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनके माध्यम से आप सीखते हैं। ठीक है, और जहाँ सीखने की प्रक्रिया विकसित की जाती है, जो ये डेवलप्ड होती जाती है। आप जब भी देख रहे हो हर चीज़ में स्मार्ट युग होता है, चाहे क्लासेस भी, आप सभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, अगर जॉब भी कर रहे हो तो अब घर बैठे जॉब कर सकते हो। मतलब इन तमाम चीज़ों को क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग व्यापक कहते हैं। ये बहुत विशाल मतलब प्रोग्रेस करते चल रहा है ना। उनमें दूर से या दूर से सीखना शामिल है, यानी कि हम लोग जो है, मैं अभी यहाँ पे मतलब मुंबई से क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, मुंबई से हूँ, आप अभी मुंबई से मैं क्लास करवा रहा हूँ, हाँ। तो आप क्या करते हैं अपने घर में, जैसे कि आप कोई बिहार के हो, कभी दिल्ली के हो, कोई मतलब यूपी के हो, तो इस तरह से आप दूर रह के भी मेरे से जुड़े हुए और सीख रहे हो, है ना। तो ये दूर से भी सीखने की, ये सब क्या हुआ जो है ना आपका डिजिटल के माध्यम से ये सब पॉसिबल हो पाया है। और इन वातावरण में छात्र वर्चुअल प्रारूप में कक्षाओं के माध्यम से कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल का उपयोग के लिए धन्यवाद सीखते हैं। जैसे मैंने बताया आपका स्मार्ट युग के माध्यम से आप सभी नई नई चीज़ों को, नई नई तकनीकों को सीख रहे हैं। ओके, और आभासी कक्षाओं के लिए भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। दरअसल छात्रों को बस ऑनलाइन जुड़ना होता है, इंटरेक्टिव और डिजिटल संसाधनों से लाभान्वित होते हैं। इससे क्या होता है कि कभी कभी होता है ना, ऑफलाइन में होता है कि आपको जबरन क्लास में बैठना पड़ता है। आप होते कभी अरे मैं बाद में देख लूँगा, इसमें से आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि मैं बाद में देख लूँगा, है ना, बाद में देखते थे। मतलब ये सब चीज़ें होती है ऑनलाइन में, ये सब दिक्कतें हैं, फिर भी आपको करना होगा यार, मोटिवेट रहो, है ना, जो भी करना है पूरा करो, आधा क्या करना है। उसी प्रकार कहता है इन वातावरण का एक लाभ है यह है कि छात्रों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। इसमें यही होता है ऑनलाइन में, मैंने बताया ना कि मन हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, किसका क्या जाता है, मेरा है, मेरे मर्जी, मेरा काम था पढ़ाना, मैं अपने ईमानदारी पूर्वक मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप सभी भी ईमानदारी पूर्वक अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है तीसरा में कहता है औपचारिक सीखने का माहौल। औपचारिक सीखने का माहौल, इसमें क्या कहा जाता है, औपचारिक शिक्षण वातावरण एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, उसके बाद इनमें संस्थागत और सांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली शामिल है। ये औपचारिक शिक्षा का वातावरण जो है ये काफ़ी ज़्यादा व्यापक, जिस तरह से क्या होता था डिजिटल वाले हो गए थे ना काफ़ी व्यापक, उसी तरह की ये भी औपचारिक सीखने का माहौल भी जो है ना काफ़ी व्यापक है ना। और इसमें संस्थागत और सांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली शामिल होती है। फिर उसी प्रकार का ये वातावरण सार्वजनिक और निजी स्कूलों से बना हुआ है। जो ये सार्वजनिक बोलते तो मतलब कि ये गवर्नमेंट के माध्यम से, प्राइवेट के माध्यम से, जो जिसमें सार्वजनिक होता है, समाज समूह इसमें जुड़ा हुआ, ये निजी स्कूल से बना होता है। ये वे राज्य संस्थाओं यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा विनियमित होते हैं। ठीक है, ये संस्थान जो है ना राज्य के सरकार के द्वारा होता है ना, आपके बिहार में ही, आपके यूपी में भी जो भी स्कूल है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है ना। तो जैसे कि होता है ना, अभी रिसेंटली क्या हुआ था बिहार में बीपीएससी के अंतर्गत अब टीचर बहाली किया गया, शिक्षक बहाली किया जा रहा है, तो वो सब राज्य के अंतर्गत होता है, वो बीपीएससी के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है ना, हर राज्य जो है अपने अंतर्गत करवा रही है। उसी प्रकार से मंत्रालय यह स्थापित करने की प्रभावरी है और शिक्षा के प्रत्येक चरण यानी पूर्व स्कूलों से विद्यालय तक सभी चीज़ों पे ये दिया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है अनौपचारिक सीखने का वातावरण। इसमें क्या कहा जाता है, जैसे अंत में, ये अंतिम है,
इसमें कहता है अनौपचारिक शिक्षण वातावरण एक और बहुत व्यापक अवधारणा है, सबसे बड़ा व्यापक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक है। ये किस तरह से व्यापक है उसको देखिए। वास्तव में कहा जाता है वे स्कूल से पूरे उन सभी स्थानों को शामिल करते हैं जहां एक व्यक्ति सीखता है। इस प्रकार के वातावरण में कोई आधिकारिक अध्ययन योजना या शिक्षक नहीं होते हैं जो विषयों की एक श्रृंखला पढ़ाते हैं। इसके विपरीत छात्र कुछ अनुभवों को जीता है और अपने पर्यावरण से संबंधित होता है और अंततः सीखता है, यानी कि इसमें कोई शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो बिना शिक्षक के भी बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। आप में से भी बहुत ऐसे होंगे जो कभी क्लास ही नहीं करते, सेल्फ स्टडी करके ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसी तरह आप सब मान लो कि ऐसे बहुत सारी चीज़ों में जो है ना बिना अध्ययन मतलब बिना शिक्षक की सहायता से उसको खोज निकाला है, उसके बारे में सीखा है। और कुछ उदाहरण के लिए हम लोग बातचीत करते हैं कि किसी संग्रहालय में जाना, यात्रा करना, प्रदर्शनियों और सम्मेलनों में भाग लेना या यहाँ तक कि सिनेमा या थिएटर में भी जाना भी हो सकता है। और जैसे कि हमने देखा कि सीखने का वातावरण रिक्त स्थान है और भौतिक आभासी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अनुमति देता है। देखिए पहला और दूसरा क्या होता है, पहला जो था वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को हम लोग को अनुमति देता है और इसके अलावा उन वातावरण के कई अलग अलग प्रकार हैं, हालांकि उन सभी को विशेषताओं के तत्वों को साझा करना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है कि इन साझा विशेषताओं में शामिल है, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं इन तत्वों को शामिल किया जाना, साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, मतलब फैलना चाहिए। और सिखाई जाने वाली सामग्री या सिखाने के लिए कुछ भले ही यह औपचारिक ना हो, कोई इसे सिखाने वाला कोई व्यक्ति जो इसे शिक्षार्थी जरूर प्राप्त करता है, उपदेशात्मक संसाधन और सीखने को सक्षम करने के लिए गतिविधियां, साथ ही अंतरिक्ष के पर्याप्त संगठन के रूप में। मतलब ये सब चीज़ें बताई जा रही है कि आपको इसके बारे में साझा करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो सिखाई जाने वाली जो सामग्री होती है, जैसे कोई भी चीज़ संस्थान हो गया, जैसे अनुसंधान, मतलब इसरो के माध्यम से बहुत कुछ अंतरिक्ष के बारे में हम लोग को जानकारियाँ प्राप्त होती है। ये सब प्रकार के एक संस्थान के माध्यम से हमें जो जानकारियाँ मिलती है जो साझा करते हैं। जैसे इसरो ने कोई कुछ लॉन्च किया तो उसके बारे में हम लोग को भी जानकारी होती है कि इसमें इतने मिसाइलें हैं, इसमें इतने पावर हैं, इसमें इतनी स्पीड हैं, इसमें इतनी ये गति हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग को सीखने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। ये सब चीज़ें जो है ना आपका इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जिस तरह से हम लोग देखें जो क्वेश्चंस थी हमारी, तो उसको हम लोग देख चुके हैं। जैसे अधिगम वातावरण के बारे में देखिए, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नज़रअंदाज मत करना। जो भी सेशन में मैं लाऊंगा वो सब के सब इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए और एक्टिव रहिए, बस इतना कहूँगा। ठीक है, और एक निवेदन करूँगा, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपना टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर सारी चीज़ों का अपडेट पहले दी जाती है। ठीक है, तो बस आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।